सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली जमातों के दर्जनों रहनुमाओं पर पहले भी कौमी एहतसाब ब्यूरो के केसेस चल रहे थे, मगर जब से इस्लामाबाद में अपोजिशन की APC ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया तो अपोजिशन के मजीद रहनुमाओं को भी नैब की तरफ से तहकीकात के नोटिस मिलना शुरू हुए। अपोजिशन रहनुमा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत नैब को सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि नैब का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि एहतसाब ब्यूरो फेस नहीं बल्कि केस देखता है। APC के कुछ दिन बाद ही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी नैब रावलपिंडी ने साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खालिद सज्जाद खोखर की तकर्री के केस में तलब किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी पर यह कोई पहला केस नहीं जिसमें नैब ने उन्हें तलब किया हो। साबिक वज़ीर आज़म पर इसके अलावा LNG केस, नईमुद्दीन खालिद को बैंक ऑफ पंजाब का सदर मुकर्रर करने और साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक की गैर कानूनी तैनाती से मुतालिक भी नैब रेफरेंस पर केसेस चल रहे हैं। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी को गुज़िश्ता साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया और इस साल फरवरी में उन्हें जमानत पर रिहाई मिली। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही नैब ने साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को भी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में गिरफ्तार किया, जिन्हें 3 माह बाद 1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने रिहाई मिली। एहसन इकबाल ने नैब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मनसूबा तबाह कर दिया। क्या कहना था उनका, ज़रा ये सुनिए। आज मैंने आपके सामने एक केस पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। पाकिस्तान के अरबों का नुकसान हुआ है। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना क्या जुर्म नहीं है? इमरान अहमद नियाजी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी वो फंडिंग बंद कर दी। एहसन इकबाल ने साथ ही नैब पर भी तनकीद की, कहा कि नैब हुकूमती वज़रा के खिलाफ ऐसे तहकीकात क्यों नहीं करती जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ करती है। क्या कहा, यह भी सुनिए। ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है, क्या इसको PTI की करप्शन नजर नहीं आती? नैब की जानिब से इस तहकीकात का आगाज हुए 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन नैब अब तक केस का रेफरेंस तक दायर नहीं कर सका। क्या नैब को इन 2 सालों में कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई ठोस सबूत नहीं मिले? क्या वजह है जो नैब इतने लंबे अरसे में ये रेफरेंस भी दायर नहीं कर सका है और अदालत से बार बार इस सिलसिले में मोहलत तलब की जा रही है? एक तरफ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ये ना खत्म होने वाली इंक्वायरी चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत में शामिल वुज़रा या हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खिलाफ तकरीबन तमाम केसेस रुके हुए हैं और उनमें महीनों से कोई पेशरफ नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा अजात की तहकीकात जारी हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी के खिलाफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे के केस के अलावा वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ वजारत की इमारत गैर कानूनी तरीके से अपने दोस्त को हायरिंग पर देने के केसेस भी ज़ेर तफ्तीश हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा केस पर भी तहकीकात हुई, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला KP और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी है, लेकिन इन तमाम केसेस में कई माह और मालम जब्बा केस में कई साल गुजरने के बावजूद नैब की जानिब से कोई पेशरफ्त या गिरफ्तारी सामने नहीं आई, जिसकी वजह से अपोजिशन रहनुमा ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि एहतसाब का अमल यकतरफा है। अब यकतरफा है, अपोजिशन रहनुमाओं का ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है यही जानने की कोशिश करते हैं। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं। राजा आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक तवील सीरीज़ है, अपोजिशन के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल जो इस वक्त PDM में भी बड़े मुतारिक हैं, दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा हैं जिनके खिलाफ महीनों हो गए, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। क्या कमेंट करेंगे आप? एक बात तो ज़हन में रखिए कि अगर अपोजिशन के खिलाफ इतने केसेस चल रहे हैं तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ये वो केसेस हैं कि जो अपोजिशन की दोनों जमातें
यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनके पिछले 2 अदवार थे, उन अदवार में ज्यादातर ये केसेस बनाए गए और इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। और उसके बाद जो नैब के चेयरमैन थे, जो इनसे पहले वाले थे, चौधरी कमर जमान, तो वो इन केसेस को बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार करके रखते बैठे हुए थे। आपके इल्म में है कि ये जो जरदारी साहब का केस है, ये भी नून लीग के दौर में बना और उस वक्त जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये केस बनाया था। ये FIA के जरिए इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ के केसेस हैं, ये भी पुराने थे। तो बात ये है कि ये बात अगर कोई जस्टिफिकेशन दे कि जनाब ये बात तो हम मानने को तैयार हैं कि ये उस अदवार के केसेस थे, लेकिन क्या जो मौजूदा हुकूमत है, इसके लोग पिछले अदवार में नहीं थे? यकीनन वो भी थे और KP में तो उनकी हुकूमत थी। और उससे अगर नैब की सुस्त रवि है तो यकीनन ये उस बात की निशानदेही करती है जो आज से कुछ अरसे कबल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक मोहतरम जज साहब ने अपने फैसले में कहा था कि ये नैब का जो एहतसाब है, एक तो उन्होंने नैब की हिस्ट्री के बारे में कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और आर्म ट्विस्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान लगता है, और साथ में ये कहा कि ये जो हुकूमती हलकों के केसेस है, इसमें उन्होंने निशानदेही की कि इसमें सुस्त रवि का शिकार ये केसेस क्यों हैं, जो कि इस चीज़ पे एक सवालिया निशान डालता है क्या ये अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है या नहीं। लेकिन इस वजह से हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि अगर कोई करप्शन का केस सामने आता है तो उसको खाली इस बुनियाद पे नहीं रोका जा सकता कि चूंकि जो सिटिंग हुकूमत के चंद मिनिस्टर्स के या बाकी जो भी है उनके केसेस नहीं चल पा रहे, तो इसको भी इल्तवा में डाल दिया जाए। नहीं, और ये केसेस खास केस को रोका ना जाए, इल्तवा में भी ना डाला जाए, लेकिन हमने वो करोड़ों अरबों की मनी कोई एक मियाद मुकर्रर होनी चाहिए ना। जैसे हमने नारोवाल स्पोर्ट सिटी वाला केस है, 2 साल से जायद का अरसा हो गया, अभी तक नैब रेफरेंस ही दायर नहीं कर सका। रेफरेंस दायर करने की भी कोई मुद्दत होनी चाहिए। 2-4 महीने अपने जो मुतल्लिका फर्द हैं जेल में भी उनको रख लिया। एहसन इकबाल साहब जेल में भी रहे, शायद खाकान अब्बासी भी 6 माह जेल में रहकर आए। रेफरेंस दायर करने की भी कोई मुद्दत होनी चाहिए कि इस मुद्दत में आपने रेफरेंस दायर करना है। कितनी लंबी इंक्वायरी होगी? देखिए, SOPs तो उनकी अपनी हैं, लेकिन ये आपने बजा फरमाया कि ये सवालिया निशान नैब की जो परफॉर्मेंस है उस पे हमारे गुज़श्ता 3 से 4 जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं उन तमाम ने कहा, बल्कि अगर हम पैनामा से लेते हैं तो पैनामा का केस जब चल रहा था तो उस वक़्त के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि आज लगता है कि नैब एक 6 या 7 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है। और जब उनसे पूछा गया चेयरमैन नैब से कि जनाब आप हुदैबिया का केस क्यों नहीं खोल रहे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं खोलता। और सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुई कि JITs बनाई और उन्होंने कहा कि ये तफ्तीश करना हमारा या JITs का काम नहीं है, लेकिन चूंकि नैब का दायरा इस किस्म की तफ्तीश करने का या तो अहल नहीं है या कर नहीं रहा, तो मजबूरन ये कराना पड़ा। उसके बाद भी जो चीफ जस्टिस साहिबान आए उन्होंने कहा कि नैब रेफरेंस, खोसा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि रेफरेंस तो फाइल कर देता है, लेकिन रेफरेंस का मकसद ये है कि आप वो शवाहिद भी लेके आएँ और इस करप्शन के जो नासूर है कि ये किसी अल्टीमेट नतीजे तक पहुँचे जो कि अक्सर केसेस में नहीं पहुँच रहा। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा अच्छा नोटिस लिया और उसमें 2 चीज़ें देखी गई। एक तो नैब के जो रूल्स हैं वो फ्रेम होने थे, उसके बारे में पूछा गया। फिर नैब की जो अदालती वो है सिस्टम है कि उसमें क्यों सुस्त रवि का ये केसेस शिकार होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो नैब की परफॉर्मेंस पे भी अगर इसी 100 मोटो में चेक रख लेते और पूछते कि जनाब ये क्या वजह है कि नैब के केसेस अगर आप 6-6 महीने सियासी अफराद को अंदर रखेंगे और उसके बाद वो अगर कनेक्ट नहीं हो पाते, ख्वाजा बिरादरान की आपके सामने एक वो है मिसाल है, तो ऐसी सूरत हाल में उन सियासी लीडर्स को भी नुकसान पहुंचता है और अवाम का एतमाद भी, जो कि समझते हैं कि जब नैब के नुमाइंदे या हुकूमत के नुमाइंदे आके टीवी पे ये क्लियर कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें ये शवाहिद हैं, और उन तमाम शवाहिद के होते हुए जब वो अदालत में नैब से पूछा जाता है कि आप बताइए कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स की क्या लागत थी, तो
तो वो फरमाते हैं कि जी गूगल कर लें, या उनसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस तरह से ये जो अफराद हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं इस जुर्म से, तो वो अगर बता नहीं पाते तो ये वो तमाम चीजें। राजा साहब जाहिर है जमीनी हकायक ये हैं जो इस वक्त सब लोगों के सामने। राजा साहब की तरफ वापस भी आता हूं, और दूसरी तरफ नैब लाहौर ने आज अपनी एक 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट की है, और उस रिपोर्ट में बताया गया कि 3 साल में नैब पर शहरियों का एतमाद 220% बढ़ा है, और 33,911 शिकायत सिर्फ नैब लाहौर को मौसूल हुई, और 15 अरब 81 करोड़ 70 लाख रुपए प्ली बार्गेन की मद में रिकवर किए गए। तो फैसल करीम साहब, ये नैब लाहौर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर रहा है कि 220% लोगों का एतमाद नैब पर बढ़ा है, और अपोजिशन मुसलसल नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा रही है कि ये एकतरफा एहतसाब है, जो हुकूमती वुज़रा हैं, जो हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी इंक्वायरीज़ नहीं चल रही, रुकी हुई हैं। तो आपको भी एतराज़ है नैब की कारकर्दगी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नैब ने तो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट खुद ही पेश की ना। आप मुझे बताएं कि किसी तीसरे शख्स ने उसकी रिपोर्ट पेश की। हम तो कहते हैं कि जी नैब होनी चाहिए, उस वक्त होनी चाहिए जब वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मतलब ये है कि अभी मेरे भाई कोई बात कर रहे थे, राजा आमिर साहब थे, राजा आमिर अब्बास साहब बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि ये 6 महीने उसकी एक्टिविटी नहीं हुई। तो मुझे बताएं कि खुर्शीद शाह साहब की तो 1 साल हो गया। 1 साल में वो अभी तक जो है वो अंदर हैं, और ये पता नहीं कि उनके ऊपर क्या केस है। पहले तो बहुत बड़े टीवी पे दावे कर दिए गए 500 अरब, और फिर पता नहीं क्या क्या क्या, और पता नहीं आखिर में फिर जो है जब पता चलता जी आप बाइज्जत भरी हो गए। जब ये पूरे प्रोसेस में जब आप उनकी जो है किरदार कशी भी होती है, और मीडिया में रोजाना देखेंगे आज पेश हो रहे हैं, आज ये हो गया, आज लेके आ रहे हैं, आज लेके जा रहे हैं, आज ये है। तो देखें, नैब अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रही तो मैं तो जिस सूबे से ताल्लुक हूं KPK में 7 साल पीटीआई की हुकूमत को हो गए। या तो नैब का चेयरमैन बता दे कि जी पीटीआई के सारे लोग फरिश्ते हैं, वो तो करप्शन बिल्कुल नहीं करते, पाक साफ हैं। अब हम क्या बातें करें? आप परसों की उठाएं कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें अभी टीवी पे भी चल रहा है और डिबेट हो रही है कि उनके अपने ही एक स्पेशल असिस्टेंट वहां पर फट पड़े और कह रहे थे कि हमारे साथ शहजाद अकबर साहब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है चीनी की रिपोर्ट, कहाँ है उनकी इन्वेस्टिगेशन, कहाँ है बाकी इन्वेस्टिगेशन जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, हमने ये कर रहे हैं। तो ये तो खुद महंगाई को देखें कहाँ चली गई है। अब तो देखें, बकौल इनके चोरों डाकों की हुकूमत नहीं है, फरिश्तों की हुकूमत है। मदीने की रियासत आ गई है। वो जो कितने अरब या कितने करोड़ रुपए डेली जो है वो मुल्क से बाहर जाते थे, क्या कुछ नहीं होता था बकौल इनके। लेकिन फैसल साहब, ये मौका नैब में इस्लाहात लाने का मौका तो आप दोनों जमातों को भी मिला। 5 साल आपने हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून ने की, लेकिन उन 10 सालों में भी कहीं कोई कानून साजी नहीं हुई, इस सिलसिले में कोई इस्लाहात नहीं हुई। अगर उस वक्त ये कानून साजी हो जाती तो शायद आज ये केसेस इतना लंबा ना लटक रहे होते। मसला ये है कि हम पे वो मेहरबानियां नहीं हुई जो पीटीआई पे हुई है, जिस तरह उनको मेजोरिटी दी जाती है। देखें, पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी। हमने कोशिश की कि हम इस नैब के कानून को जो है वो खत्म करें, और आपने देखोगे 5 साल में पीपल्स पार्टी के दौर में कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। लेकिन सर, नून लीग के पास तो थी सिंपल मेजोरिटी। मैं अगर बात कंप्लीट कर लूं तो मैं आगे ही आ रहा हूं ना। जी जी। तो जब हम 18th अमेंडमेंट कर रहे थे, हमने नून को ये ऑफर की थी, वो उन्होंने नहीं की। नून के पास मेजोरिटी थी, उन्होंने नहीं की। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई नून के पास जमा इस वक्त नहीं बैठा, मैं तो पीपल्स पार्टी की तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने नहीं की उसकी, इसकी हम मानते हैं, वो भी मान रहे होंगे, हम मानते हैं कि उन्होंने नहीं की। मैं भी उस पार्टी की बात कर रहा हूँ कि हम करना चाहते थे, नहीं की उन्होंने। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि सिर्फ ये नैब जो है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और सियासतदानों के लिए है, और इदारे भी हैं, लेकिन और इदारों ने अपनी चीजों को खुद ठीक किया हुआ है, हमने नहीं ठीक किया। अगर आप जुडिशरी की बात करें तो उनका अपना एक सिस्टम है, अगर आप फौज की बात करें उनका अपना एक सिस्टम है। अगर सिस्टम नहीं है तो हमारा नहीं और सरकारी मुलाजमीन का नहीं है। हमने कोशिश की थी कि हम PSC जो हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन को दी थी, कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हुकूमत की जो है वो एहतसाब करे, हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो PSC का चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन नून ने नहीं की, गलती की है। बहुत सी और भी गलती होती हैं पॉलिटिक्स में, आप डे टू डे लर्निंग होती है, वो नहीं हुई। लेकिन अगर नैब कहे कि वो इतने ईमानदार है, पहले तो नैब के चेयरमैन बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, वो भी हैं। लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ KPK में आज BRT जो है चीफ से कह रही है कि करप्शन हुई है। जो 40 अरब के जंगला बस में करप्शन होती थी, तो 110-120 अरब के वहाँ के जंगला बस में, जिसकी बसें भी जल जाती है चलते चलते, मतलब छोड़ दें, बाकी तो उन्होंने करप्शन की नहीं की, वो तो की। उससे मतलब है कि एस्केलेशन कितनी हो गई। और बसों में जो करप्शन किया, जो जलते जलते बसें जल जाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि और क्या आप और उस तरफ नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बिल्कुल फैसल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। करप्शन फैसल साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। साथ ही जी राजा आमिर अब्बास साहब, जो गलतियाँ पीपल्स पार्टी ने की, नून लीग ने की, इस्लाहात नहीं कर सके, चलें एतराफ़ तो कर रहे हैं, वही गलती इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो कर रही है।
नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा, वो तस्लीम करती है कि नैब का हुकूमत से कोई गठजोड़ नहीं है, लेकिन जब नैब की हम कार्रवाइयाँ देखते हैं, सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। जो जिन केसेस का भी फैसल करीम साहब जिक्र कर रहे हैं, उन केसेस पर तो कोई इस वक्त पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। जी राजा आमिर साहब। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर पेशरफ दिखाई नहीं दे रही, जिसको मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन अब बात यह है कि अगर मौजूदा हुकूमत इस्लाहात नहीं कर रही तो उसमें एक फैक्टर ये है कि मौजूदा हुकूमत के पास नेशनल असम्बली में तो मेजॉरिटी है, लेकिन सेनेट में वो बिल पास नहीं करा सकती। और जो इनकी एक कमेटी बनी थी अपोजिशन और हुकूमत की, उस पर ये मुतफ़िका तौर पे कोई ऐसा मुसवदा तैयार नहीं कर पाए कि जनाब जिस पे अपोजिशन भी जो बिल्स पास कराने होते हैं हुकूमत को, जो गवर्नमेंट की करा लेती है कतई कलामी की माजरत, लेकिन ये नैब के फैटफ के बिल्स तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास हुए, अमेंडमेंट्स करनी है। हुकूमत तासुर ये देती है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। क्या ये हुकूमत का जो तासुर है आपकी नज़र में दुरुस्त है? वाकई नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? देखिए, नैब का जो इदारा है उसको तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन नैब जो उनसे ये केसेस हैं, अगर आप इन केसेस को देखेंगे तो यकीनन ये इस अदवार के नहीं हैं, ये पिछले अदवार के मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस ये वो केसेस हैं कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि या तो मुस्लिम लीग नून के दौर के हैं जो उन्होंने पीपल्स पार्टी पे बनाए, या मुस्लिम लीग नून के अपने दौर के हैं कि जो उनके दौर में इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई थी। अब नैब इंडिपेंडेंट अदारा यकीनी तौर पे जो लॉ में है वो है कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है कि जो किसी के इवन प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आता। और नैब को अगर वही बात है कि अगर नैब में ये कुछ खामियां या ये उसमें कमज़ोरियां हैं या उसमें ये चीज़ें को अगर कोई चेक कर सकता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। और ये नैब के चेयरमैन इसी अपोजिशन के दोनों पार्टीज़ ने लगाए थे, और नैब के कवानीन में तमाम पार्ट्स जो सी हैं वो चेयरमैन नैब के पास है। तो इस वक्त चाहिए इनको कि पार्लियामेंट में बैठें और मुतफ़िका तौर पे इन्हें तमाम पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि किसी ऐसे मुसवदे पे राज़ी हो जाएं। सिर्फ ये ना हो कि या तो एक अपोजिशन चाह रही हो कि नैब को एक टूथलेस टाइगर बना दिया जाए जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो, और हुकूमत चाह रही हो कि जी ये सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करे। तो ये वो चीज़ें हैं, दुनिया भर में एहतसाबी कवानीन अब जोर पकड़ने हैं। अच्छा, आपके सामने है। राजा आमिर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल आया, उसके बाद फिर फैसल साहब की तरफ में जाता हूँ। राजा साहब, आपने कहा कि पहले फाइनेंशियल अपोजिशन नैब को टूथलेस टाइगर बनाना चाहती है, लेकिन नैब इस वक्त हुकूमत के लिए भी तो एक टूथलेस टाइगर ही है। हुकूमत के खिलाफ कितनी मौसर कार्रवाइयाँ नैब ने की हैं, कौन से रेफरेंसेज अभी तक दायर किए हैं, हमें वो कोई कार्रवाई भी तो दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, आपने ये जो बात की है तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर नैब ये नहीं कर रही, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं कर रही, तो नैब से बात मेरी वही है कि पूछ सकता कौन है। नैब से ना अपोजिशन पूछ सकती है ना हुकूमत, नैब से पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन को बिल्कुल नैब की जो परफॉर्मेंस है अगर उससे मुतमईन नहीं हैं तो इन्हें बनिस्बत इसके कि आके मीडिया पे या आवाम में बात करें, दे शुड फाइल कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लगाएं कि जनाब हमारे ये ग्रीवेंस हैं मौजूदा नैब के ख़िलाफ़ और नैब की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी ज़रूर कोई एक्शन लेगी। सही, चलें। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल करीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फैसल साहब, अब ज़ाहिर है इस वक्त नैब की जो परफॉर्मेंस है, नैब की कारकर्दगी है, उस पर सवालिया निशानात तो उठ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की अभी APC हुई, उसमें आपने सब लोग मिलजुल कर बैठे, कोई हिकमत अमली आप लोगों ने आपस में तय की? इतने लंबे अरसे से जो आप लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कुछ में तो रेफरेंस भी दायर नहीं होते, तो फिर आप लोग भी अदालत जाएं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से जवाब मांगें कि इतना लंबा अरसा क्यों हो गया, नैब की कारकर्दगी को भी जाँचा जाए अदालत में। देखिए, पहले तो मैं राजा साहब की बात एक पे जो है बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि ये जो केसेस है वो माजी के केसेस, पीपल्स पार्टी दौर में मेरे ख्याल में तो गालिबन कोई केसेस नहीं बनाए गए और नून के दौर में शायद बनाए गए। तो ये तो एक फैक्ट हो गया कि जब इनकी 2 साल से ज़्यादा हुकूमत मरकज़ में रही है और 7 साल से ज़्यादा हुकूमत KPK में रही है, तो जो ये नारे लगा रहे हैं चोर और डाकू और पता नहीं क्या क्या लगा दे रहे हैं अपोजिशन को,
तो इनको तो कोई केस नहीं मिला ना फिर अपोजिशन के खिलाफ दायर करने का। अगर इतने बड़े अगर ये तो माजी के केसेस हैं, हाल के केसेस, तो इनकी हुकूमत में तो कोई केसेस नहीं बना, तो मतलब कुछ नहीं ढूंढ सके। तो मतलब है कि इनके जो बयानी है वो गलत बयानी है, खामा पे जो इनके पास कोई और बात करने को है नहीं, इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, इनके पास ज़ख़ीरा अंदाज़ों का जवाब नहीं है, इनके पास अपनी ATM मशीनों का जवाब नहीं है, तो फिर तो यही बात करेंगे कि जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अदालत में जाए, तो देखें अदालत में जाएंगे तो कानून साजी होगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। अगर गवर्नमेंट संजीदा होती तो उन्होंने जो कमेटी बनाई है, ये तो छोड़ें, जो बार बार इमरान खान साहब बड़े दावे से कहते 4 हल्के लेके मैं निकला था, तो हमने भी इलेक्शन रिजेक्ट किया था। और आपने जो एक कमेटी बनाई है, पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, जो कि इस पे देखती कि इलेक्शन में धांधली हुई नहीं हुई, उसकी कितनी मीटिंग हुई है? एक मीटिंग हुई है, परवेज खटक साहब उसको हेड कर रहे हैं। एक मीटिंग जो पहली हुई इनिशियल, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। तो चीजें हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत तो भी फैट ऑफ बिल्स को पास कराने में संजीदा थी, लेकिन उसमें आम लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे, सेनेट से वो मंजूर नहीं। आप मुझे बताएं, अब ये आज परसों जो कैबिनेट में आया, अगर आप कहते हैं कि मैं नारोबी नहीं देता और मैं जो है करप्शन के खिलाफ भी हूँ, तो परसों जो कैबिनेट में एक चीज पास की उन्होंने CPAC के हवाले से कि उसके चेयरमैन का कोई एहतसाब ना नैब कर सकता है ना FIA कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? उसे क्या वजूहत हैं? ये बता देना कि क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि हम सब, अगर मेरा एहतसाब हो सकता है तो सबका हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा चेयरमैन CPAC बनने का ख्वाहिशमंद है या उसकी ख्वाहिश है कि वो बने, तो उसका एहतसाब क्यों नहीं होगा? CPAC में कितने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, और आप कहते हैं कि नहीं ये तो मुकद्दस गाय है, इसको तो कोई हाथ नहीं लगेगा। पार्लियामेंट में आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? देखिए अभी तो पार्लियामेंट में बिल आएगा ना, अभी तो सिर्फ ये अभी कैबिनेट से इन्होंने वो किया ना। तो NRO कौन दे रहा है अपने लोगों को? यही दे रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे, जैसे जुल्फी बुखारी को आप NRO दे रहे हैं, जैसे आपने जहांगीर तरीर को NRO दी है, जैसे आपने अपने और दोस्तों को NROs दी हैं। आज वो खातून किधर है? वो सानिया, एक तो वॉट एवर उसका जो नाम भी वो आज किधर है? आज आप उनको निकाले तो उसने जो अपने NGOs में पैसे ट्रांसफर किए थे, आज वो खातून किधर है? वो तो फॉरनर्स है। मुझे तो नहीं लगता कि शायद वो पाकिस्तान में हो। तो ऐसे लोगों को आप जब फॉरनर्स को करेंगे, वो तो अपना जो है, जब हुकूमत जाएगी सबसे पहले दौड़ने वाले वही होंगे इस मुल्क को छोड़ने वाले। आज तो बड़े बड़े दावे करते हैं, टीवी पे भी आते हैं। जब घूमते जाएंगे और इनके जब दास्तानें खुलेंगी तो आप इनको देखेंगे कि ये पहली फ्लाइट से बाहर होंगे, तो फिर इनको वापस कौन लाएगा? तो ये चीजें जो है, ये बड़ी जो है संजीदा चीजें। हम कभी भी नहीं कहते कि एहतसाब ना हो। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल साफ है, लेकिन एहतसाब होना चाहिए। लेकिन फैजल साहब, जैसे अभी तानिया अदरोस का आपने जिक्र किया, आमिर कियानी साहब हैं और दूसरे कई गुजरे हैं, परवेज खटक साहब जिनके खिलाफ BRT वाला मामला चल रहा है, अगर नैब इन केसेस को लेकर आगे नहीं आपको पता है जी, तो आप लोग अदालत तो जाएं इनके खिलाफ इन केसेस को लेकर। आपको पता है कि CM KPK ने क्या करामात किए थे? जी जी बताइए। हमारे जब वो वजीर थे तो उन्होंने सरकारी फंड जो है अपने एक प्राइवेट अकाउंट में डाल दिया था, और अब उसके बाद उनको ये एजाज मिला कि वो CM बन गए ताकि वो उसको ज्यादा फंड मिल हो जाए। तो ये चीजें देखें, बहुत सी चीजें हैं। आप मुझे बताएं फिर महमूद खान साहब की बात कर रहे हैं, परवेज खटक साहब की नहीं? महमूद खान जब ये वजीर थे KPK में, पिछले 5 साल दौर में वजीर थे, तो अभी भी मतलब है केसेस हैं, जिन लोगों पे केसेस हैं वो क्यों उनकी मतलब है कि वही मुशर्रफ वाला दौर है, जिसकी जमानत हो, जिसको जो PTI में आ जाए, PTI की छतरी के नीचे आ जाए तो वो पाक साफ हो गए। और जो आज तो वो कहते हैं ठीक है वो लाएं, नवाज शरीफ साहब को लाएं, तो आज वो क्यों नहीं कहते कि मैं जहांगीर तरीर को भी वापस लेके आऊंगा? उसका क्यों नहीं कहते? आज अल्ताफ हुसैन का क्यों नहीं कहते कि मैं उनको वापस लेके आऊंगा? सबको लेके आए। हम तो कहते हैं ले, अगर जिसने गलत काम किया उसको लेके आए, लेकिन जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं उनका क्या करेंगे आप? ठीक है, वो क्या मतलब है कि वो बिल्कुल ही पाक साफ फरिश्ते हो गए? आप अपने पहले दाएं बाएं देखें, जो आपकी ATM मशीनें बैठी हैं, जो हमारे मिस्त्री थे, आप नए पाकिस्तान बना रहे, नए मिस्त्री आपने भर्ती की, जो हमारे मिस्त्री थे वो तो आपके साथ अब जो है वो मिस्त्री बन गए नए पाकिस्तान के उसमें। सही, चलें फैजल साहब एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर फैटफ का चल रहा है 21 से 23 अक्टूबर तक, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान शायद ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का जलसा भी है 25 तारीख को, और आज शाहिद खाकान साहब ने भी एक संगीन इल्ज़ामात वज़ीर आज़म ऑफिस पर लगाए कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को लेकर। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब फैसल करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम साहब, अब कोयटा में आप लोगों का जो अगला जलसा होना है, वहाँ पर बताइएगा कोई थ्रेट्स वगैरह तो आप लोग मौसूल नहीं हो रहे? अमन अमान की सूरत हाल वहाँ मुकम्मल तौर पर आप लोग सूरत हाल से मुतमईन हैं? कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई थी कि कहीं कोई अपोजिशन को कुछ खदशात हैं, कोई ख़तरा है सिक्योरिटी के हवाले से। आज मौलाना साहब भी जिक्र कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोग पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय है? बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद होंगे नहीं होंगे?
देखें, ये इनकी पुरानी SOP है कुछ इदारों की कि जब अपोजिशन निकलती है तो कहते हैं थ्रेट हो गया है, फ़लाँ जगह पे हमने कार्रवाई कर ली है और ये चीज़ कर ली है और ये अपोजिशन जल्द से ना करें। अब पहले तो कोरोना की हम जब कहते थे तो उस वक्त तो ये मानते नहीं थे। आज कोरोना के SOP की जो बात करते हैं हुकूमत के वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुझे बताएं जब ये ख़िताब कर रहे थे और हुकूमत के साथ तो वसाइल बहुत होते हैं, जब ये टाइगर फोर्स से खिताब कर रहे थे तो उधर कोरोना की SOP किधर थी? उधर कितने मास्क दिए गए थे बाहर या कितने लोगों ने भी, और कितना फासले भी बिठाया गया था? तो जब आप किसी को नसीहत करें तो पहले अपने ऊपर अमल दरामद करें। जहाँ तक ये देखें, ये तो हुकूमती वज़रा अब बौखलाहट के शिकार हैं, तो उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है कि बस थ्रेट दे दें या खुदा न करे कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर दें इधर उधर के ताकि ये जलसे ना कर सकें। देखें, इंशाल्लाह जलसे होंगे, पूरा मन होंगे, और कोयटा में भी जलसा होगा, उसके बाद पेशावर में जलसा है, उसके बाद मुल्तान में जलसा है, उसके बाद लाहौर में जलसा है। इंशाल्लाह जो हैं वो जलसे होंगे, और ये जो हैं आके और थ्रेट देना कर दें कि जी आप न जाएं और थ्रेट है, ये चीज़ें ख़त्म करें। और फैसल साहब, जिस वक्त जलसे हों, की बाकियात मौजूद हैं, जलसों के बाद PDM को तमाम अपोजिशन जमातों को तनाज़ात से भी तो बचना चाहिए। पहला जलसा हुआ गुजरावाला में, मियाँ साहब की तकरीर तनाज़ा बनी, फिर कैप्टन सफदर वाला वाक़या कराची में हो गया। आप लोग जलसे करें, आवाम को बुलाएं वहाँ पर, लेकिन इन तनाज़ात से तो बचने की कोशिश करें। देखें क्या तनाज़ा हुआ। देखें, अगर मियाँ साहब ने इल्ज़ामात लगाए ना, फ़र्ज़ करें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए तो उनके इदारे हैं ना, DG SPR साहब आ जाएँ, उस पर स्टेटमेंट दे दें। APC जब हुई थी तो DG SPR साहब आए थे, उन्होंने अपनी चीज़ को क्लियर किया था। आज तक DG SPR साहब ने मियाँ साहब के सवालों का जवाब तो नहीं दिया। उनको चाहिए कि वो आएँ और अपने आप को, अगर मियाँ साहब गलत कह रहे हैं तो उनको आप जाके उनकी जो है तस्हीह करें और बताएं कि यार ये चीज़ है। जहाँ तक कराची का वाक़या देखें, ये एक बहुत ही बेहुदा हरकत थी। आप मुझे बताएं कि आज तक वज़ीर-ए-आज़म क्यों खामोश हैं? ये इदारे तो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म है, पहला सवाल ये है, और अगर ये इदारे, हाँ, और अगर ये वज़ीर-ए-आज़म है या वो इदारे इनके अंडर हैं, तो फिर ये जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी तक खामोश क्यों हैं? क्या उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया? क्या उन्होंने IG को फ़ोन किया? चलो CM से तो बात करना पसंद नहीं करता, शायद वो समझते कि उनसे बात करूं तो मुझे कोरोना ना हो जाए, तो इन्होंने उनसे बात की। आज आपने गवर्नर को बोला, गवर्नर की क्या अथॉरिटी है? वो तो सिर्फ वफाक का नुमाइंदा होता है और बैठा होता है, उसकी क्या अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है? तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़े जो है क्वेश्चनेबल हैं जिस तरीके से इन्होंने किया। हमें हमारे पार्टी के चेयरमैन को आर्मी चीफ ने जो है फ़ोन किया और उन्होंने वादा किया कि वो इंक्वायरी करेंगे। हम इंक्वायरी रिपोर्ट के इंतज़ार में है कि इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है। और दूसरी तरफ CM साहब ने भी अपनी एक जो है वो इंक्वायरी जो कमीशन है जो 5 वज़रा को उन्होंने बनाना था, गालिबन मुझे अभी कंफर्म नहीं है, 3 वज़रा का तो नाम चल रहा है, गालिबन आज रात तक वो कमीशन भी बन जाएगा, हम उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन फैसल साहब, उसकी जो है फाइंडिंग्स क्या आती है, और हम समझते हैं जिनसे मियां साहब सवालात करते हैं, जिनसे मियां साहब हिसाब मांगते हैं, उन्हीं से बिलावल साहब इंक्वायरी करने के लिए, मदाखलत करने के लिए दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, फिर वो दरख्वास्त मान भी लेते हैं, और उनकी जो भी इंक्वायरी होगी, आप ज़ाहिर है आप लोग ये भी कह रहे हैं इस पार्टी के आपको उस पर ट्रस्ट भी है, वो मियां साहब उनसे हिसाब मांग रहे हैं और बिलावल साहब उनसे इंक्वायरी की अपील कर रहे हैं। ये तो दोनों पार्टियों के बयानिए में बड़ा तजाद है। नहीं, आप इस चीज़ को गलत पेश कर रहे हैं। हमने कहा था कि वो जो है इंक्वायरी, क्योंकि वो इदारे उनके अंडर भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो खैर वो है नहीं मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म, तो वो इदारे जो है आर्मी चीफ के अंडर हैं। उन्होंने आर्मी चीफ और DGSI से सवाल किए थे, तो आर्मी चीफ ने कॉल किया कि मैं इंक्वायरी करूंगा। हमने ये नहीं कहा कि हम इंक्वायरी से मुतमईन होंगे, जब इंक्वायरी जब आएगी। लेकिन फैसल साहब, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव तो वज़ीर-ए-आज़म है ना, बिलावल साहब को फिर वज़ीर-ए-आज़म से अपील करनी चाहिए थी। ये ना कहें कि इंक्वायरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में है ही नहीं यार, वज़ीर-ए-आज़म किधर है? पहली बात तो ये वज़ीर-ए-आज़म तो वज़ीर-ए-आज़म तो डिज़ोल्व हो चुके हैं, अब तो मतलब है कि अब तो आप किधर है? उनके 1-2 तर्जुमानी टीवी पे नजर आते हैं, बाकी वज़रा तो चुप रहे हैं। अपने वज़रा उनके काबीना में खड़े होकर सवालात उनसे कर रहे हैं, अपनी पार्लिमानी पार्टी में उनसे खुद सवालात हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो चीज़ें टीवी से पता चलती हैं, वो तो बेचारे को उसको पता ही नहीं होता कि FIR किसने काटी है, ये क्या हो गया। वो तो वज़ीर-ए-आज़म तो मुल्क में मुझे लगता है कि वो तो डिस्प्रिंग की गोली की तरह डिज़ोल्व हो चुके हैं। बाकी तो मुझे आप बताएं पूरे इवेंट में वज़ीर-ए-आज़म की क्या स्टेटमेंट आई है? क्या ये वज़ीर-ए-आज़म ऐसे होते हैं? क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है? क्या वो इदारे अगर वो समझते हैं कि उनके अंडर है, क्या उन्होंने उनसे जवाब तलबी या पूछा भी है कि यार हुआ क्या है? तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए जो है वो इदारों से आप ये नहीं कहें कि हम उससे मुतमईन होंगे उस इंक्वायरी से। हम इंक्वायरी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे हम उससे मुतमईन है या नहीं। लेकिन मैं आज सबूत पेश करता हूँ सिंध की पुलिस को, जिन्होंने अपने इदारे के लिए, अपने इज़्ज़त नफ्स के लिए खड़े हुए हैं। देखें वो खड़े हुए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इदारों का एहतराम होना चाहिए, हर किसी को अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए।
जब एक सूबे का आईजी अगवा हो सकता है तो उस सूबे में लोग क्या करेंगे फिर? अगर इस किस्म की चीज़ें आप करेंगे, हरकतें करेंगे और जिन लोगों ने किया उनको सजा नहीं मिलेगी। सिंध पुलिस तो खड़ी हुई, लेकिन ना सिंध पुलिस के साथ उस वक्त तक सिंध हुकूमत नहीं खड़ी थी जब मुराद अली शाह ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक सीसीपीओ आईजीपी को ट्रांसफर, जब मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त उन्होंने सिंध पुलिस से इजहार यकजहती नहीं किया था। उस वक्त उन्होंने सवाल का जवाब भी नहीं दिया था कि आईजी अगवा हुए या नहीं हुए। अगर वो अगवा हुए थे तो उनके उस अगवा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। आईजी सिंध खुद कराते, मुराद अली शाह साहब कराते, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी मुद्दत में कराते। क्यों गलत किया था? मुकदमा दर्ज मैं नहीं कह रहा हूँ जो बात गलत होगी, मैं उसने मुराद अली शाह ने गलत किया था। अगर उसने पुलिस के साथ यकजहती नहीं की थी, उसने गलत किया था, इसलिए चेयरमैन बिलावल साहब को आना पड़ा। उन्होंने जो है अपने, उनको भी आना नहीं पड़ा, पुलिस ने मजबूर किया, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट छुट्टी पर गया, उसके बाद वो आए, वो खुद से नहीं आए, उन्हें मजबूर किया पुलिस डिपार्टमेंट। वो आपका देखे, वो तो आपका बयान है ना, लेकिन मैं कहता हूं कि ये चीज़ है। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो दुरानी साहब किधर गए जो केपीके की पुलिस को ठीक करके पंजाब गए थे ठीक करने के लिए, एक हफ्ते में उड़ गए। लाहौर में सीसीपीओ आईजीपी को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर केपीके में कितने आईजी चेंज हो गए हैं, पंजाब में कितने आईजी चेंज हो गए हैं, आपके कितने चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो गए हैं। तो ये चीज़ें कम से कम जो है मैं सैल्यूट पेश करता हूँ सिंध की पुलिस को। और मैं ये कहूँगा आपकी तवज्जो से पूरे पाकिस्तान की पुलिस को, पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को, इदारों को, कि आपके लिए रोल मॉडल है सिंध की पुलिस। आप अपने लिए खड़े हों और अपने जो है आपके जो मतलब है कि जो आपके दायरा कार में जो आप किसी के प्रेशर में ना है। अब आप कहते हैं कि हम इम्पार्शल पुलिस ऐसी होती है जैसे सिंध की पुलिस है। ये नहीं होता कि आप सिंध को आपके अपने पुलिस को विक्टिमाइजेशन के लिए। मैं भी गुजरांवाला में था, ठीक है, ये गुजरांवाला में हम एक रात पहले लाला मूसा में गए थे। वहाँ की डीसी और एसपी ने वहाँ के तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल बंद कर दिए, कोई चाय और पानी यहाँ पर नहीं होगा। और डीपीओ साहब आके कहते हैं कि ये अपने चेयरमैन को 2 गाड़ियों में जाके रिसीव कर लें। वो हमने कहा आप कोई अहमकों की जन्नत में रहते हैं डीपीओ साहब, आपका अगर आईजी आएगा तो आपका थानेदार उसको रिसीव करेगा। तो ये चीज़ें जो है पंजाब में जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं, आप सीखें सिंध की पुलिस से। सिंध की पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने स्टैंड लिया है और हम इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। सिंध की पुलिस ने भी स्टैंड पूरा वाकया होने के बाद लिया ना। ये स्टैंड अगर सिंध पुलिस वाकया होने से पहले ले लेती तो शायद सिंध की पुलिस को इस वक्त आवाम भी उनके साथ इजहार यकजहती कर रही होती। लेकिन जब पूरा वाकया हो गया, उसका पूरा दिन गुजर गया, अगला दिन आ गया, उसके बाद सिंध पुलिस ने स्टैंड लिया। उन्होंने अपने लेवल पे जितना ले सके वो ले लिया। देखें वो जितना ले सकते थे, जिनका उतना वो था उन्होंने लिया। आज भी अगर आप देखें, मैं भी वो तो ये भी नहीं बता सके कि कौन से अफसरान लेने आए थे, वो लेके किन अफसरान के पास गए, किसका फोन आया, कहाँ ले जाया गया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। देखें आज जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें देखा जा रहा था कि एक बंदा लाइव कमेंट्री कर रहा था, एक बंदा वीडियो बना रहा था, सिविल कपड़ों में था। उनकी भी मेरे ख्याल में कि वो जो कमेटी बैठेगी तो डेफिनेटली उसकी भी करेंगे। ये 2 अशखास कौन थे जो लाइव कमेंट्री भी चला रहे थे कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है और वीडियो भी बना रहे थे। तो बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। अब जो है उसमें बिल्कुल हम उसको क्लियर करेंगे। इस किस्म देखें, एक डिबेट है कि कैप्टन सफदर ने ठीक काम किया था या गलत काम किया था। इसी तरीके से पीटीआई के लोगों ने भी किया था। पीटीआई के लोगों ने आपके पेटी बंद भाइयों के इदारे पे हमला किया था, पीटीवी पे। उन्होंने जो है जिस तरह पीटीवी, उन्होंने पुलिस वालों को यहाँ पर जुनेजो साहब, आज मुझे याद है, जिस तरीके से मारा गया था, उसकी कोई भी जो है कभी भी उस वक्त के जो इनका जो इमरान खान साहब था कभी ये नहीं कहा कि उसने गलत काम किया है। पीटीवी कभी नहीं कहा कि गलत काम किया, क्या क्या कुछ नहीं किया। अब हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस वक्त भी मुकदमात बने थे, आरिफ अलवी साहब फिर गए थे, थाने से लोगों को छुड़ा कर ले आए थे। आपका वो पुलिस इतनी कमजोर क्यों थी? पुलिस कमजोर नहीं थी, प्रॉब्लम ये है कि उनके पीछे कोई थे और आज वो जाहिर होंगे। देखें सवालात हो रहे हैं, जब ये चीज़ें होंगी तो फिर जैसे नवाज शरीफ साहब सवाल कर रहे हैं या हम सवाल कर रहे हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान भी सवाल करेगा। और आप देखते हैं इसी तरह कैप्टन सफदर वाली जो एक्टिविटी है, इस वाकये के पीछे सिंध पुलिस भी थी ना। सिंध पुलिस ने जब मुकदमा दायर नहीं किया, FIR नहीं काटी, तो ये सारा अमल हुआ। अगर उस हरकत पर सिंध पुलिस FIR काट लेती तो ये सारी फिल्म चलती ही ना। तो देखें सिंध पुलिस ने FIR, देखें क्या फिर ये रेंजर्स का काम है FIR काटना? फिर क्या आपने इमरान खान के ऊपर काटी जब उन्होंने कायद आज़म के मज़ार पे ऐसा काम किया था क्योंकि वो आपका लाडला था? तो ये चीज़ें नहीं होती। मतलब है कि आपको पता है कि पाकिस्तान कैसे, उनके पीछे कौन था, सेलेक्टर्स ने किस तरीके से उनको जो है जितवाया, किस तरीके से उनको इलेक्शन मुहिम चलाई, किस तरह उनके धरने करवाए, किस तरह उनको तारुल कादरी को बुलवाया और उनके साथ लोगों को लाया और उनको साथ फीडिंग की। तो सारे दुनिया को पता है क्या स्क्रिप्ट था, क्या चीज़ थी। अब आप आगे देखें क्या होता है। आप थोड़ा सब्र करें, 2 जलसे और होने फिर हमको बताएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे आने वाले जलसे से मुतालिक। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों कैप्टन सफदर के मामले पर शुकूक व शुबहात हैं, और कोयटा में जो जलसा होने जा रहा है उससे मुतालिक भी बात होगी राना साहब के साथ एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का अमल कई शकूक व शुबहात को जन्म देता है। ये मामला भी अपनी जगह पर है और अब आगे पीडीएम का तीसरा जलसा कोयटा में होने जा रहा है। उस मामले से मुतालिक मजीद गुफ्तगू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राना साहब, शाहिद खाकान साहब ये कह रहे हैं कि बड़ा शकूक व शुबहात हैं इस पूरे अमल में जो कैप्टन सफदर वाला वाक़या हुआ है। क्या शकूक व शुबहात आप लोग को पाए जा रहे हैं? अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं हुई आप लोगों के लिए? नहीं, देखें, इसमें जो इंक्वायरी कमेटीज दो इंक्वायरीज हो रही है। एक तो आर्मी चीफ की तरफ से जो है वो इंक्वायरी हो रही है और दूसरी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो बनाई है कमेटी, मिनिस्ट्रियल कमेटी। तो अब जब तक ये चीजें इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती तो उससे पहले तो खैर कोई चीज वाज़ेह तौर पे तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो सिर्फ शकूक व शुबहात ही नहीं, वो तो बड़ी सीरियस हैं। अच्छा, लेकिन कि उसकी वजह ये है कि ये दो वाक़यात जो हुए हैं, एक यानी मरियम नवाज साहबा का जो कि एक यानी पार्टी लीडर हैं और खातून हैं, उनके बेडरूम को जो है वो उसका तोड़ा जाना, और वो अब सामने जो फुटेज आई है उसमें वो लोग जो है वो कौन लोग हैं और उनकी जो हरकत व सकनात सामने आ रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हमला था उनके बेडरूम के ऊपर, और क्या मकसद थे उनके, क्योंकि कैप्टन सफदर अगर मतलूब भी था तो एक बे लेवल ऑफेंस में था ना। तो एक बे लेवल ऑफेंस में तो मुलजिम को गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं होती। आप इस्तग़ासा जो है वो अदालत में भी अदालत समन कर ले, समन करके उसको जुर्माना करे, सजा करे, ये अदालत का काम है। तो एक बे लेवल ऑफेंस का मुकदमे में इस तरह का जो एटीट्यूड है ये शकूक व शुबहात पैदा करता है कि ये सिर्फ कोई कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने वाला अमल नहीं था, ये तो सियासी तौर पे खौफजदा करने का अमल था कि इनको ऐसा माहौल और ऐसा हालात पैदा किए जाए, ऐसा जबर जो है वो सामने लाया जाए कि ये लोग जो है ये खौफजदा हो जाए। और इसी तरह से आप देखें कि आईजी को किडनैप करना, उसे अगवा करना जो है, अब इसके बाद फिर बाकी रह के जाता है। अदारों की तबाही की बात हो रही कि जी सिविलियन अदारे सारे तबाह हो चुके हैं, तो फिर इसी तरह से तबाह हुए हैं अदारे। लेकिन राना साहब, इस पूरे अमल में फिर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के किरदार पर भी नहीं शकूक व शुबहात उठते कि मुराद अली शाह साहब ने मोहम्मद जुबैर साहब को बताया कि आईजी अगवा हो गए, 4 घंटे गायब रहे, फिर वो तमाम दिन गुजर गया, उन्होंने आईजी सिंध साहब से कोई बात नहीं की। अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने पुलिस का दिफा नहीं किया, वीडियोज़ को मंजर आम पर नहीं ला रहे थे। हर चीज़ में इतनी ताखीर क्यों कर रही थी सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कोई चीज़ छुपाई नहीं है, उन्होंने हर चीज़ वादे कर दी। तो अब उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट और क्या कर सकती, मासवा इसकी कि वो इन चीज़ों को वादे कर दे। इसके अलावा तो और तो सिंध गवर्नमेंट की से ज़्यादा तो कोई ताकत नहीं है, और वो सिंध गवर्नमेंट ने किया है। सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल किसी चीज़ को भी जो है उन्होंने छुपाया नहीं है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपनी बेबसी को भी, अपनी कमजोरी को भी, उन्होंने हर चीज जो है वो वाज़ेह करके सामने रख दी कि भाई ये कुछ हुआ है और ये इसमें जो है वो हमारा मामला है। तो सर, जब सिंध हुकूमत खुद इतनी बेबस है, जैसा आप भी कह रहे हैं अपनी बेबसी उन्होंने जाहिर कर दी, तो ये जो उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें 5 वजीर शामिल होंगे, ये भी तो सिंध हुकूमत का हिस्सा है, ये कमेटी भी बेबस होगी, ये कैसे तहकीकात करेगी? ये कोई चीज़ें मंजर आम पर ला सकेगी हकाइक को? नहीं, सारी दुनिया बेबस है, आप बेबस नहीं है, हम बेबस नहीं है, सिंध गवर्नमेंट बेबस है, तो कौन सी बात है? सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी का जवाब भी दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी का सवाल कर रहे हैं, तो नहीं, क्या मर्जी का जवाब क्या है? आपको जो है वो
शुमाली इलाका जात की सैर एक दफा करवाई जाए तो आप उसके बाद जो है वो आप सवाल करना भी बंद कर देंगे, जवाब देना भी बंद कर देंगे। सर, जिनके पास बड़े ओहदे होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होना और फिर अपनी बेबसी जाहिर करना, तो फिर तो ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप इतने बेबस हैं तो। बदल जी ठीक है, फिर सारी दुनिया इस्तीफे दे दे, तो हर कोई जो है वो पूरी कौम जो है वो अपना इस्तीफे दे के घर बैठे और वैसे ये हो जाना है किसी दिन। तो पुलिस तो सिंध पुलिस तो छुट्टियां लेके घर बैठ रही थी ना, तो मेरा ख्याल है किसी दिन यही अब बाकी रह गया, यही होगा। वो छुट्टियां उन्होंने इसलिए ली क्योंकि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं किया, उनकी बैक पर खड़े नहीं हुए, उनका मोराल बुलंद नहीं किया और डिमोरलाइज कर दिया, इसलिए नहीं। ये आपकी तशरीह गलत है। उन्होंने छुट्टियों की दरखास्तों में जो लिखा है ना वो बात नहीं है। उन्होंने छुट्टियों की दरखास्तों में कुछ लिखा है, वजूहात लिखी हैं। आप उन वजूहात को छोड़ के दूसरी वजूहात के पीछे क्यों भागते हैं? सर आप बताइए वजूहात। वजूहात तो उनकी लिखी हुई है, वो तो सारी सोशल मीडिया पे अपना जो है वो बाकायदा वो एक चिट्ठी जो है उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि हमारे जो है वो फोर्स सरबराह आईजी के साथ जो हद तक हमें तौहीन हमें सलूक हुआ है, तो उसके बाद वी आर इन शॉक और हम जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पोजीशन में नहीं है, तो हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस सदमे से बाहर आए। ये तो हर ऑफिसर ने लिखा है, तो जब उन्होंने लिख के दिया है तो अब या आप जो है वो खाम और बात के पीछे भागे। देखिए, जब बिलावल साहब गए उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको यकीन दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो वापस आ गए। अगर यही काम उस दोपहर में मुराद अली शाह साहब कर लेते तो ये सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती ना। नहीं, वो जो पूरा अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गए हैं ना, उस वक्त उससे पहले आर्मी चीफ न सिर्फ 10 दिन के अंदर इंक्वायरी करवाने और जो भी जिम्मेदारान है उनको सजा देने का यकीन दिला चुके थे। उनके इत्मीनान में इस चीज ने बुनियादी रोल जो है वो अदा किया है और आर्मी चीफ ने बात भी की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। तो ये मैसेज अब वो लेके गए हैं कि जी नोटिस हैज बीन टेकन और विद इन 10 डेज जो है वो आपका मसला जो है वो आपका ग्रीवेंस जो है वो कंपनसेट हो जाएगा, तो इसलिए आप 10 दिन के लिए छुट्टियां अपनी। तो राना साहब अभी कमेटियां तो 2 बन गई हैं, अब ये बताएं कि दुरुस्त रिपोर्ट कौन सी कमेटी देगी, कोर कमांडर वाली या ये वुज़रा की जो कमेटी है? आपको किस रिपोर्ट पर यकीन रहेगा, किस पर आपका ट्रस्ट रहेगा? अब आप क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए जी, ये तो रिपोर्ट देख के पता चलेगा। उसकी वजह ये है कि हर चीज तो वाज़ेह है। फिर सर ये 2 कमेटियां क्यों बन गई? जब सब वाज़ेह है तो फिर कमेटियां क्यों बनाई गई हैं? तो रेगुलेट तो करना होता है चीजों को। तो बेहतर नहीं होता कि मुराद अली शाह साहब एक जुडिशल कमेटी बनाते, चीफ जस्टिस सिंध से वो करते, दरख्वास्त करते और उसमें कुछ जजेस को शामिल किया था? इन्होंने उठा के अपने 5 वजीरों को नामजद कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो बेहतर होता, लेकिन शायद जुडिशरी जो है। और राना साहब अब ये जो कोर कमांडर वाली कमेटी है उस पर उसकी जो भी रिपोर्ट आती है आप लोग उस पर मुकम्मल ट्रस्ट करेंगे? मियाँ साहब उस पर ट्रस्ट करेंगे? देखिए जी, ये अब कबल वक्त है, अब रिपोर्ट आने से पहले जो है वो मैं उसके मुतल्लिक जो है वो राय नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये 2 जलसे हुए गुजरावाला में, कराची में। दोनों जलसों के अगले दिन कोई ना कोई तनाज़ा हुआ। अब ये अगला आप लोग कोयटा में करने जा रहे हैं, वहाँ मियाँ साहब खिताब करेंगे, क्या वहाँ की तैयारी आप लोगों की? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, जलसे की भी तैयारी है और अगर कोई इस किस्म की हरकत गवर्नमेंट करती है तो उसकी भी तैयारी। गवर्नमेंट ने तो आपको गुजरावाला में भी आपका जलसा वो बड़ा क्राउड आया था, कराची में भी एक बहुत बड़ा क्राउड आया था, तो गवर्नमेंट ने तो कहीं ऐसा कोई ख़ास वो नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट ने गुजरावाला में भी किया, यहाँ पे भी किया। अच्छा, मियाँ साहब गवर्नमेंट ने अपने जाने का बंदोबस्त खुद ही करना है। अच्छा, और कोयटा में मियाँ साहब खिताब करेंगे? क्योंकि कराची में तो नहीं कर सके थे, अब उस बारे में भी मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि बिलावल साहब और मौलाना साहब ने आपस में तय किया है कि वो खिताब नहीं करेंगे। आप लोग की जानिब से उनका गला ख़राब है। नहीं तो अगर पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ के बयाने की वजह से खिताब नहीं करवाया, जैसे कि बाज़ हल्के
इसे प्रोपागेट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि मोहसिन दावड़ को हमने तो गुजरांवाला नहीं बुलाया था, तो पीपल्स पार्टी ने जो मोहसिन दावड़ को बुलाया था, तो मोहसिन दावड़ की स्पीच और अपना जो है मैंगल साहब की स्पीच, अख्तर मैंगल साहब की स्पीच, तो आप मुझे बताएं कि वो मियां नवाज शरीफ की तकरीर को 10 से ज़रब दें तो फिर जाके पूरी उतरती है। सर लेकिन जाहिर है सर वो भी पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन सर कराची जहाँ पे आप लोग चूंकि बड़ी सियासी नुमाइंदगी आपके यहाँ मौजूद नहीं है एमएनएज और एमपीएस की सूरत में, तो आपको नहीं लगता कि मियां साहब का खिताब कराची में होना चाहिए था? ये पाकिस्तान का माशी हब है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, और वहाँ पर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सबसे बड़े लीडर का खिताब नहीं हुआ? नहीं, पीडीएम की तहरीक में ये कोई इस किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं। तो कोयटा हमारा बुनियादी फैसला ये है कि जहाँ पे हम होस्ट होंगे वहाँ पे मियां साहब लाजम जो है वो खिताब करेंगे। बाकी जो है वो कोई होस्ट अगर रिक्वेस्ट करेगा तो उसके मुताबिक मियां साहब की फिर मर्जी है, वो फैसला करें। तो इसका वैसे सादा और आसान मतलब ये निकल रहा है कि सिर्फ पंजाब में जो जलसे होंगे वहाँ पर मियां साहब खिताब करेंगे, पंजाब से बाहर जो जलसे होंगे फिर वहाँ ज़्यादा उम्मीद ना लगाई जाए वहाँ के मेज़बानों से। वहाँ के मेज़बानों पे जो है वो मुनहसर है। अगर महमूद अचकज़ई साहब ने मियां साहब को दावत दी तो मेरा अंदाज़ा है कि मियां साहब उसको ज़रूर ऑनर करेंगे, लेकिन अभी को बात कहना कबल वक्त होगा। और मरियम साहिबा खुद जाएंगी कोयटा में? चूंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी या तो वीडियो लिंक से खिताब करें, उनका जाना ना जाना 50-50 है। मरियम साहिबा वहाँ होंगी मौजूद, वो खिताब करेंगी? और कौन कौन जाएगा नून लीग के डेलीगेशन में से? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा जाएंगी, और उनके साथ शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल साहब, आप और दीगर रहनुमा जो सीनियर लेवल पर हैं वो लोग भी जाएंगे? नहीं, मेरा तो क्योंकि पंजाब में जिम्मेदारी है तो मैं तो जिस जगह पे जिम्मेदारी हो वहाँ पे रहना और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना जो है वो मैंने हमेशा उसको तरजीह दी है। बाकी हमारे मरकजी अहदेदारान जो कि पीडीएम के भी अहदेदारान हैं, मिसाल के तौर पे हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब पीडीएम के जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, उनका जाना बनता है, वो मेरा ख्याल जरूर जाएंगे। तो बाकी इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि जिसकी जहाँ पे जिम्मेदारी है वहाँ पे उसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। राना साहब आखिर में अब जैसे आपकी तहरीक बढ़ रही है वैसे वैसे अब वज़ीर आज़म ने अपनी टाइगर फोर्स को मुतारिक कर दिया। आज सियालकोट और लाहौर में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ। अब उम्मीद ये की जा रही है शायद महंगाई का जोर भी टूटेगा, कीमतें नीचे आना शुरू होंगी। तो ये आपके तहरीक के समरात हैं या अब वज़ीर आज़म ने वाकई महंगाई के खिलाफ भी कमर कस ली? नहीं, ये महंगाई, ये जो टाइगर फोर्स है ना, ये तो टाउट फोर्स है। ये लोगों को तंग करेंगे, लोगों से पैसे बटोरेंगे, जो लोग जो पैसे दे देगा उसकी जो है वो तस्वीर नहीं भेजेंगे, जो नहीं देगा उसकी तस्वीर जो है वो अपना जो पोर्टल बनाया इनका उसमें भेजेंगे। तो ये तो टाउट फोर्स होगी टाइगर फोर्स, तो इसका वैसे नाम रखा हुआ है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि तमाम जलसों में जहाँ जहाँ नून लीग मेज़बान होगी वहाँ पर मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, लेकिन जहाँ नून लीग मेज़बान नहीं होगी वहाँ मेज़बान की मर्ज़ी होगी, अगर वो मियां नवाज शरीफ को दावत खिताब देता है तो फिर वो वहाँ पर खिताब करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।